अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम लोगों को आपके अपने ही चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय जीएम सर के अंदर वेलकम करते हैं। मैं हूं जी गुलाम उत्सा, आपका फिजिक्स टीचर। आइए बगैर टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बड़ा आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम। बेटा एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी आप किसी भी लॉ को प्रूव करते हैं या ड्राइव करते हैं तो उसके लिए कुछ आइडियल कंडीशंस हमारे पास लगाई जाती हैं। और आइडियल कंडीशंस हमारे पास ऐसी कंडीशंस होती है जो हमारे पास हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर मैं चाहता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करूं, ड्राइव करूं, तो उसके लिए भी मैं एक आइडियल सिस्टम कंसिडर करूंगा। और वो मेरे पास आइडियल सिस्टम जो होगा वो मेरे पास होगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। बेटा जी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, इंशाल्लाह आपको उस एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एग्जांपल कौन सी है? कोविड के डेज के अंदर, कोविड-19 के अंदर हम अक्सर लोग ये सुनते थे कि किसी आदमी को जिसको अल्लाह ना करे कोविड हो जाता था, उसको कह देते थे कि इस बंदे को आइसोलेशन में रखा गया। इसका मतलब है कि जिस बंदे को आइसोलेशन में रखा जाता था उस आदमी को हमारे पास ना तो उस आदमी की जो इंटरेक्शन थी वो बाहर वाले बंदों से होती थी, ना बाहर वाले बंदों की जो इंटरेक्शन थी वो अंदर वाले पेशेंट से होती थी। मीन के दोनों जो आपस में जो थे वो आपस में इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे पास जो डॉक्टर थे वो भी हमारे पास उस पेशेंट को चेक करने जाते थे, लेकिन एक खास सूट के अंदर जाते थे। इसका मतलब है कि आइसोलेटेड का मतलब फिर ये हुआ कि किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को एक ऐसी जगह, एक ऐसे सिस्टम के अंदर बंद कर देना, प्लेस कर देना जहां पे बाहर से कोई भी एक्सटर्नल इंटरेक्शन ना हो, इसको हम कहेंगे आइसोलेशन। फिर आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ? आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से, एक्सटर्नल से कोई भी फोर्स एक्ट ना की जाए, ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। बेटा हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम की वो बहुत इजी है कि आपने कंसीडर करना है कि मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के क्या कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं। और वो जो मॉलिक्यूल्स है इनके ऊपर अगर बाहर से, एक्सटर्नल से कोई भी फोर्स एक्ट ना करे तो ये जो मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, ये जो हमारे पास सिस्टम होगा वो सिस्टम हमारे पास सारे का सारा आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इनक्लोज इन द कंटेनर। जो मॉलिक्यूल इस गैस के अंदर, इस कंटेनर के अंदर इनक्लोज है, वो सारे के सारे हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि उनके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। आइए हम करते हैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन इसकी। बड़ा एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे सारी की सारी इस डायग्राम से समझाऊंगा। यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको ये जो अपने एक्सप्लेनेशन करनी है वो आपने कहां से करनी है, फ्रॉम बुक से करनी है। और मैं आप लोगों को बुक का पेज नंबर और बुक से मार्क करवा दूंगा कि कहां से कहां तक आपने एक्सप्लेनेशन करनी। आइए सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन में जो चीजें मेंशन करेंगे वो ये मेंशन करेंगे, आप कंसीडर करेंगे कि आपके पास 2 बॉल्स हैं, 2 बॉडीज है। एक जो पहली बॉडी है, जो पहली बॉल है उसका मास मेरे पास क्या है, मास m1। जो सेकंड बॉल है उसका मास क्या है हमारे पास, m2। अब ये जो m1 है ये हमारे पास स्टार्टिंग में एक वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहे हैं, और जो m2 है वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, v2 के साथ मूव कर रहे हैं। और ये दोनों जो मैसेज है वो हमारे पास सेम डायरेक्शन के अंदर और सेम लाइन के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये सारे का जो सारा सिनेरियो है बेटा, ये आपने बिफोर पुलिंग के लिए आपने एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेनेशन में। और देन आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपने कंडीशन लगानी है कि यहाँ पे जो m1 है, जो मेरे पास m1 की जो वेलोसिटी है v1 मस्ट बी ग्रेटर देन v2। अब v1 अगर ग्रेटर होगा v2 से तो हमारे पास जो m1 है ये अप्रोच करेगा m2 को। जब m2 को अप्रोच करेगा तो तब m1 m2 के साथ क्या करेगा, इस तरह कोलाइड करेगा। और जब कोलाइड करेगा तो देन देखते क्या होता है। याद रखिएगा कि जब m1 की वेलोसिटी v1 से
m1 की वेलोसिटी v1, m2 की वेलोसिटी v2 से ग्रेटर है, तो ये जो m1 है ये मूव करके जाके इसके साथ जाके टकराएगा। जब टकराएगा तो एट प्लेन के ऊपर क्या होता है, m1 जाके टकराता है m2 के ऊपर। जैसे m1 m2 के ऊपर टकराएगा तो m1 एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, किसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, m2 के ऊपर। अब m1 जो m2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इस फोर्स को मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास है जी एक्शन। ये फोर्स कौन सी मेरे पास, इस फोर्स को मैं क्या कहता हूं, एक्शन। और हम पढ़ के आए हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर, हर एक्शन का बेटा क्या होता है, रिएक्शन। अब इसका मतलब है कि अगर m1 ने m2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया तो इसका मतलब है कि m2 भी क्या करेगा, m1 के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब वो जो फोर्स है उसको मैं f प्राइम का नाम दे देता हूं। पहली फोर्स को मैंने f का नाम दिया था, तो दूसरी फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा, f प्राइम का। इस फोर्स को मैं नाम दूंगा बेटा जी रिएक्शन फोर्स का नाम। तो ये वाली फोर्स मेरे पास को क्या है, हमारे पास रिएक्शन फोर्स है। अब कुलयन के बाद ये जो m1 है ये अपनी कुछ वेलोसिटी जो है वो किसको शेयर कर देगी, m2 को, और जो m2 है वो अपनी कुछ वेलोसिटी का पार्ट जो है वो m1 को शेयर कर देगी। और कुलयन के बाद m1 की जो नई वेलोसिटी बनेगी वो हमारे से बनेगी v1 प्राइम, और m2 जो है उसकी जो न्यू वेलोसिटी बनेगी वो हमारे से बनेगी v2 प्राइम। और कुलयन के बाद भी ये दोनों जो बॉडीज है वो हमारे पास सेम लाइन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहेंगे। ये सारी की सारी जो तीनों पार्ट्स हैं, बिफोर कुलयन, एट कुलयन, आफ्टर कुलयन, ये सारी की जो सारी बातें हैं वो आपने इधर एक्सप्लेनेशन में मेंशन करते हैं। चले हम करते हैं फर्दर डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन। बेटा मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर हमें पता है, एज वी नो, impulse is equal to change in momentum। इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और इंपल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, इंपल्स को हम डिनोट करते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल पी। डेल पी की जगह पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मीनस मतलब एम वी एफ माइनस एम वी आई। मीन कि हमारे पास इंपल्स की जगह इंपल्स का फार्मूला, और चेंज इन मोमेंटम की जगह मैंने क्या लिखा है, चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला। अब हमने देखना ये कि जब m1 m2 के साथ टकराएगा तो m1 फोर्स एग्जर्ट करेगा m2 के ऊपर, और m2 किसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, m1 के ऊपर। इसका मतलब है कि m1 के ऊपर जब फोर्स एग्जर्ट होगी तो इसका मतलब है कि m1 के ऊपर भी एक इंपल्स लगेगी। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ जाकर टकराती है, तो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के साथ जाकर टकराएगी तो वो हमारे पास पहली बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। तो वो जो फोर्स लगाएगी, तो अगर वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर लगा रही तो वहां पे क्या पैदा हो रही, इंपल्स। इसका मतलब है कि ये इंपल्स m1 के ऊपर भी होगी और m2 के ऊपर भी होगी। अब जो इंपल्स m1 के ऊपर होगी तो उसका फार्मूला क्या बनता है, उसका रिलेशन ये बनेगा f मल्टीप्लाई बाय टी इनटू चेंज इन मोमेंटम। अब यहां पे देखा जाए तो यहाँ पे जो बॉल वन है, फर्स्ट बॉल की हम इंपल्स देख रहे हैं तो बॉल वन की जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम क्या था, फाइनल मोमेंटम बेटा हमारे पास है m1 v1। एक चीज याद रखनी बेटा आपने कि ये जो हमारे पास आफ्टर कुलिंग है ये हमारे पास फाइनल चीज को कहते हैं, और जो हमारे पास बिफोर कुलिंग वाली जो चीजें होंगी वो हमारे पास इनिशियल कुलिंग इनिशियल चीजें होंगी। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बॉल वन की चीजें कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरे पास बॉल वन का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m1 v1 प्राइम, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड पे मैं लिख रहा हूँ कि इस चीज का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या होगा, m1 फाइनल मोमेंटम v1 प्राइम, और इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m1 v1। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करना। तो फाइनल मोमेंटम क्या था, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। मैंने पहली बॉल का जो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दिया, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी m1 के ऊपर वो कौन सी फोर्स लग रही थी, f प्राइम। तो आप भी क्या करें, यहाँ पे f प्राइम का नाम दे दें, और बेटा इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 का। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपल्स ऑफ सेकंड बॉल। मीन के जो हमारे पास सेकंड बॉल के ऊपर इंपल्स लगेगी वो किसके बराबर होगी, इंपल्स का फार्मूला हमें ऑलरेडी पहले पता है, वो क्या होता है, F क्रॉस टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम।
यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड बॉल का हमारे पास ये इनिशियल मोमेंटम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम होगा। और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम का फार्मूला देखें तो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे पास m1 m2 v2 प्राइम मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी v2 प्राइम, ये फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा हमारे पास m2 v2। हमने सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम में से इस इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना है, तो फाइनल मोमेंटम क्या था, m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। और ये मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये बेटा हमारे पास, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो m2 के ऊपर जो फोर्स लग रही थी, F लग रही थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर इसे F ही लिखा है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को करते हैं ऐड। तो मैंने लिखा होगा बाय एडिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऐड करूंगा, इसकी जो राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड के अंदर ऐड करूंगा। तो ऐड बेटा आपने कैसे करनी है, आपने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है, पहले इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, फिर इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी मेरे पास, ये हमारे पास होगी एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय टी, दरमियान में क्या आना चाहिए प्लस, क्योंकि मैं प्लस कर रहा हूँ, और फिर ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, वो हमारे पास क्या आएगी एफ मल्टीप्लाई बाय टी। ये बेटा हमारे पास दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऐड कर ली है। ये हमारे पहली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, ये दूसरी की। फिर हमारे पास इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, वो मैं राइट करूंगा, वो हमारे पास क्या है m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। अब मैंने इसकी लेफ्ट राइट हैंड साइड लिख दी है, इसके अंदर मैं यहाँ पे ये ऐड करता हूँ। तो ऐड के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, प्लस का साइन। तो यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, इसकी राइट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या होगी m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ठीक है बेटा जी। अब हमें पता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन ऑलरेडी हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बल्कि मैं यहां से ये लिखने से पहले चले मैं लिख ले बाय न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये कहता है कि हमारे पास हर एक्शन का रिएक्शन होता है, मीन कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक्शन मेरे पास क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा एक्शन मेरे पास एफ था, एक्शन में एफ लिख देता हूं, और रिएक्शन मेरे पास यहाँ पे क्या है एफ प्राइम, एक्शन एफ और रिएक्शन एफ प्राइम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा एफ प्राइम। अब ये दोनों हमारे पास जो एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों हमारे पास इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस फोर्स के साथ, रिएक्शन वाली फोर्स के साथ नेगेटिव का साइन लगा देता हूँ। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैंने एफ इस जो रिएक्शन के साथ मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब आपने एक काम ये करना है कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में टी कॉमन है, तो आप टी कॉमन ले लें, और जहां पर हमारे पास एफ लिखा हुआ वहां पे एफ प्राइम मेंशन कर दें। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में टी कॉमन था, तो मैं यहाँ पे पहले टी कॉमन लेता हूँ। जब मैं टी कॉमन लूंगा देखते हैं क्या बनता है, ये मेरे पास बनेगा एफ प्राइम प्लस एफ इंटू मल्टीप्लाई बाय टी। और बेटा इस साइड में मेरे पास क्या बचेगा, इस साइड में अगर देखें तो मेरे पास बचेगा m1 v1 प्राइम इंटू m1 v1, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा m2 v2 प्राइम माइनस m2 इंटू v2। अब हम अभी पढ़ के आए कि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर है, तो f किसके बराबर है, माइनस एफ के, माइनस एफ प्राइम के। तो यहाँ पे f की जगह मैं क्या पुट करूंगा, माइनस एफ पुट कर दूंगा। जब मैं माइनस एफ पुट करता हूं तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी एफ प्राइम प्लस इंटू माइनस एफ प्राइम और मल्टीप्लाई बाय टी, और m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने f की जगह पे ये f की वैल्यू माइनस एफ वाली पुट की, तो ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे ये चीज मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये मैं माइनस कर देता हूँ। जब मैं माइनस करूंगा तो एफ प्राइम में से अगर मैं एफ प्राइम माइनस करूँ, मीन कि अगर मैं एफ प्राइम में से एफ प्राइम माइनस करता हूँ
तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आंसर हमारे पास आता है नल वेक्टर। यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरे पास, नल वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, उसमें से अगर मैं वेक्टर माइनस करूंगा तो मेरे पास नल वेक्टर आएगा। और नल वेक्टर मल्टीप्लाई में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टाइम, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे बराबर आ जाएगा m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब यहां पे बेटा अगर आप यहाँ पे लास्ट इक्वेशन देखें तो जीरो को अगर मैं टी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, जीरो। तो यहां पर मैं यही मेंशन करता हूं, यहां पे मेरे पास आएगा जीरो इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 इंटू v2। तो आपने देखना ये कि यहां पे इक्वेशन के इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों माइनस हो रही है। जब मैं इक्वल के इस साइड से उठा के इधर लेके जाऊंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब मैं इसको लेके जाता हूं तो ये बनता है हमारे पास m1 v1, ये हमारे माइनस हो रहा था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बनेगा m2 v2। इस साइड पे क्या रह जाएगा, इक्वल की इस साइड पे एक तो ये वाली टर्म रह जाएगी और एक ये वाली टर्म रह जाएगी। तो ये वाली टर्म क्या है मेरे पास, m1 v1 प्राइम और प्लस m2 v2 प्राइम। और बेटा देखें हमारे पास m1 v1 ये हमारे पास बगैर प्राइम वाली वैल्यूज है। अगर ये बगैर प्राइम वाली वैल्यूज है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास मोमेंटम है पहली बॉल का बिफोर कुलियन और ये हमारे पास मोमेंटम है सेकंड बॉल का आफ्टर कुलियन। और जब मैं इन दोनों को जमा करता हूं तो ये बनता है हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कुलियन। तो ये बनेगा हमारे पास टोटल सिस्टम ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ये हमारा टोटल मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर कुलियन, कुलियन से पहले, बिफोर कुलियन। और अगर आप यहां पे देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है m1 v1 प्राइम, ये m1 v1 प्राइम जो है वो सेकंड बॉल का मोमेंटम है आफ्टर कुलियन, और m2 v2 प्राइम ये सेकंड बॉल का, सॉरी ये फर्स्ट बॉल का मोमेंटम था और ये सेकंड बॉल का मोमेंटम m2 v2 प्राइम आफ्टर कुलियन। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को जमा करूंगा तो ये बनेगा टोटल सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर कुलियन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये हमारा टोटल मोमेंटम है आफ्टर कुलियन, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कुलियन, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कुलियन। अगर यहां पे देखें तो हमारे टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन बराबर आया टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। इस बात का मतलब ये हुआ कि कोलाइड करने से पहले जो बॉडी का सिस्टम, कोलाइड करने से पहले जो मोमेंटम पहले था हमारे पास, कोलाइड करने के बाद भी सिस्टम का वही मोमेंटम आ रहा है। उसका मतलब कि मोमेंटम के अंदर, सिस्टम के मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। तो फिर हम ये लिख सकते हैं कंक्लूजन के अंदर इसकी स्टेटमेंट जो बनेगी लॉ ऑफ पोजिशन मोमेंटम की, वो ये बनेगी कि फॉर एन आइडियल सिस्टम देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, फॉर एन आइडियल सिस्टम, आइडियल सिस्टम के लिए देर इज नो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। देर इज नो चेंज इन मोमेंटम, कि वहां पे मोमेंटम के अंदर कोई नहीं चेंज आएगा। देर इज नो चेंज इन मोमेंटम। ये बेटा आपका ओवरऑल लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके कोई भी जो कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।